जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 27 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज राज्य दर्शन में क्या है खास, चलिए अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले जुड़े हुए सभी लोगों से गुजारिश है कि वो सभी लोग एक एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव क्लास में पढ़कर इस क्लास का आनंद उठा सकें। और एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे हार्ट देकर अपनी प्रेजेंटी दे दें। चलिए शुरू करते हैं आज यानी 27 जनवरी की इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। चलिए, तो आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। स्टोक्स ने टेस्ट प्रारूप में टीम के कप्तान के रूप में जो रूट की जगह ली और न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड को टेस्ट में सफलता दिलाने में अपनी भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के कप्तान के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से बेन स्टोक्स की बात करें तो इन्होंने टीम को 10 टेस्ट मैचों में 9 में जीत दर्ज कराई है। उम्मीद करता हूं पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है बेन स्टोक्स को। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्रिकेट से बहुत ही सारी न्यूज़ आती हैं और फिर ये तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पूरे साल की, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, बात यहाँ पर क्रिकेट की आई है तो क्या आप जानते हैं एशेज सीरीज किसके किसके बीच खेली जाती है? तो मैं आपको बता दूं, एशेज सीरीज का आयोजन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जाता है। इसके अलावा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके किसके बीच खेली जाती है? तो याद रखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को खेला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। रणजी ट्रॉफी किसे खेल से संबंधित है? तो याद रखिए क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। संतोष ट्रॉफी किसे खेल से संबंधित है? अब ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी जान लेते हैं। आईसीसी की यहाँ पर बात आई है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में होती है और ये इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाला संस्थान है। इसके हेड है वर्तमान में न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है दुबई में। ठीक है गाइज, तो अब आप ये बताएंगे कि भारतीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाला संस्थान कौन सा है और उसके वर्तमान में हेड कौन से हैं। ये जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपके बीच डेली डिस्कस करता हूँ। डेली डिस्कस करने का मकसद केवल एक ही होता है कि आपको इसी क्लास में सारे पॉइंट लर्न हो जाए, फिर आपको डेली डेली चीज़ों को सर्च ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज की शुरुआत की 3 न्यूज़ ऐसी ही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत के बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद सिराज से। ये बन गए हैं ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज। तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईसीसी क्रिकेट ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बना दिया गया है। तो ओडीआई में गेंदबाजों की रैंकिंग में सिराज के 729 रेटिंग अंक हैं और वे ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड से आगे हो गए हैं। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के बाद पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं जिन्होंने वनडे में आईसीसी गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो इस समय वनडे में और टी20 में नंबर 1 भी बन गई है और इसके अलावा मोहम्मद सिराज ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 बन गए हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बार नहीं है कि मोहम्मद सिराज ओडीआई में नंबर 1 गेंदबाज बने हैं, इससे पहले जसप्रीत बुमराह भी नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। और ऐसे ही वनडे और टी20 मैच में पहली बार नहीं है कि भारत नंबर 1 बनी है, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि भारतीय टीम नंबर 1 बन चुकी है। तो याद रखिएगा, भारतीय टीम के कैप्टन कौन है वर्तमान समय में? तो आप याद रखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में कैप्टन वनडे और टेस्ट में तो रोहित शर्मा है, जबकि टी20 में हार्दिक पांड्या है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको पता होगा इस समय आईपीएल की बोली चल रही है और यह है महिला आईपीएल, जिसमें 5 टीमों को 4000 प्लस करोड़ में खरीदा गया है। तो उस पर भी नज़र बनाकर रखिए कि कौन सी टीम के कैप्टन कौन बनी है। याद रखिएगा,
चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से क्रिकेट से है। सूर्य कुमार यादव, स्काई जिन्हें बोला जाता है, बहुत ही बार इनकी चर्चा मैंने करी भी है इस सेशन में। तो सूर्य कुमार यादव आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के लिए आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। सूर्य कुमार यादव ने 2022 में खेले गए 31 टी20 मैचों में 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। भारत की रेणुका सिंह आईसीसी इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की प्राप्तकर्ता बनी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्राथ को आईसीसी टी20 विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये सारी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस, कि सूर्य कुमार यादव आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में चुने गए हैं, जबकि आईसीसी इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत की रेणुका सिंह बनी है और ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्राथ को आईसीसी टी20 विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक एक न्यूज़ को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम की बात आई है, तो क्या आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम महिला की कप्तान वर्तमान में कौन है? और इसके अलावा ये भी बताइए ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में कैप्टन कौन है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मध्य रेलवे से अपॉइंटमेंट से। क्या है न्यूज़? आइए इसको बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो मध्य रेलवे की बात करें तो नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। 1985 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण करने से पहले वे पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वह अशोक कुमार मिश्रा, जो कि महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे का स्थान लेंगे, जो मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। किसकी जगह ली है? तो अशोक कुमार मिश्रा की जगह ली है, जो अभी तक पश्चिम रेलवे के साथ साथ मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बात यहाँ पर रेलवे की आई है, तो कौन है रेलवे बोर्ड के प्रमुख? ये तो 1 जनवरी को हर बार बनाए जाते हैं। अब ये कमेंट कॉलम में आप बताएंगे कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में प्रमुख कौन है। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे पहली बार रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने, याद रखिए। भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिए स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रालय से बात आई है, तो क्या आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रालय में एकमात्र महिला केंद्रीय मंत्री थी? कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन सा मंत्रालय इनके पास था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा क्या आप जानते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पहले गृह मंत्री कौन बने थे? अब ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि पहले गृह मंत्री कौन बने थे। अब यहाँ पर मध्य रेलवे की बात आई है, तो मध्य रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं। मध्य रेलवे भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्रों में से एक है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और गोवा के कुछ हिस्सों में संचालित होता है। इसमें 5 मंडल आते हैं: मुंबई, भुसावल, नागपुर, शोलपुर और पुणे। भारत में पहली रेलवे लाइन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बनाई गई थी, जिसे बाद में मध्य रेलवे में मिला दिया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कि मध्य रेलवे में नए अपॉइंटमेंट करी गई है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है गणतंत्र दिवस 2023 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से। तो गणतंत्र दिवस 2023 में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। तो गणतंत्र दिवस 2023 जिसका आयोजन कल किया गया था और परेड में पहली बार कार्यक्रम किया गया है। पहली बार 12 महिला सवार सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी का हिस्सा थी। सिग्नल कोर के डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल राइडर्स का सह नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने किया था। अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहली बार झांकी दिखाई थी। नौसेना के IL-38 को पहली बार और आखिरी बार प्रदर्शित किया गया था। तो याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस 2023 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपके बीच दर्शाए।
और इसके अलावा बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाते हैं। तो 26 जनवरी को दो इंपॉर्टेंट डे, पहला तो रिपब्लिक डे और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा शुल्क दिवस मनाता है। यह अवसर 1953 में ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित WCO के पहले सत्र की याद दिलाता है। यानी कि WCO यानी विश्व सीमा शुल्क संगठन का पहला सत्र 1953 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, तो 2023 के लिए थीम क्या रही है? नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यह सीमा शुल्क अधिकारियों और विश्व व्यापार में उनके योगदान को समर्पित है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1953 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया था इसका आयोजन। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड पॉइंट आए हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डे तो बताऊंगा ही। 1 जनवरी को DRDO डे मनाया था, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष? कमेंट कॉलम में आप जल्दी से बताइए। और मैं आपको बता दूं 65वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया था। 4 जनवरी को अंधे लोगों की लिपि लुई ब्रेल लिपि के रूप में लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र के दांभोलकर पत्रकार की याद में पत्रकारिता दिवस महाराष्ट्र में मनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। इसके अलावा 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। अब आप कमेंट कॉलम में बताइए इंडियन नेवी डे और इंडियन एयरफोर्स डे किस एक डेट को मनाया जाता है। आगे बढ़े तो बात करें स्टार्टअप डे किस एक डेट को मनाते हैं। कमेंट कॉलम में आप जल्दी से आंसर करिए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ विश्व सीमा शुल्क संगठन, इस संगठन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में स्थगित एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसके 184 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो 98% से अधिक विश्व व्यापार का प्रबंध करते हैं। WCO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किए जाने वाले सामानों के समान वर्गीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय हार्मोनाइज्ड सिस्टम माल नामकरण करता है। इसके महासचिव वर्तमान में है कुनियो मिकुरिया। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर की बात करें कि विश्व सीमा शुल्क संगठन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ऐसे ही कुछ और संगठन मैं आपसे पूछूं तो क्या आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसको हेडक्वार्टर ना पता हो ना, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक में जाए, जो सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक है, और जाकर के एक वीडियो को देख कर ले। आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्लेलिस्ट। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 26 जनवरी को कुछ और अवार्ड भी दिए गए। CBIC के 29 अधिकारी और कर्मचारी को दिया गया राष्ट्रपति पुरस्कार। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के 29 अधिकारी और कर्मचारी 26 जनवरी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर जीवन के जोखिम पर प्रदान की गई असाधारण मेधावी सेवाओं और सेवा के विशेष रूप में विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र और पदक के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री ने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया। तो नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वीर गाथा 2.0 के 25 विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। वीर गाथा 2.0 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली बच्चों को युद्ध नायकों और बहादुरी की कहानियों से अवगत कराकर उन्हें प्रेरित करना था। तो याद रखिए, रक्षा मंत्री ने किया है वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के
25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित। इसके अलावा बात करें तो 26 जनवरी को कुछ और पुरस्कार भी दिए गए, आइए उन पर भी नजर डालते हैं। 6 भारतीय तटरक्षक कर्मी तटरक्षक पदक से भी सम्मानित किए गए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक पदक से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। आईजी आनंद प्रकाश बडूला को तटरक्षक पदक शौर्य, कमांडेंट दुर्गेश चंद्र तिवारी और मोहित कुमार यादव को तटरक्षक पदक मेधावी सेवा के लिए दिया गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले एक और न्यूज जानते हैं। प्रसार भारती और मिस्र के मीडिया प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, आज की न्यूज़ का वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 26 जनवरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं हर साल, जिसको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है मिस्र के वर्तमान समय में राष्ट्रपति यहाँ आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ पर अतिथि के रूप में आए थे। तो प्रसार भारती और मिस्र के मीडिया प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। तो भारत और मिस्र ने सार्वजनिक प्रसारकों के बीच सामग्री विनिमय, क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। दोनों अलग अलग जोनर के अपने कार्यक्रमों का आदान प्रदान करेंगे। इस पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और मिस्र सरकार के विदेश मंत्री समी हसन सौकरी ने हस्ताक्षर किए हैं। बात करें प्रसार भारती की तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रसार भारती के विषय में बात करना। भारत का एक सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक प्रसारक है। यह प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत 1997 में स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। इसमें दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो शामिल है। यह जिन भाषाओं में प्रसारण करता है उनके मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारकों में से एक है। अध्यक्ष इसके वर्तमान समय में खाली हैं, कोई पद इस पर है नहीं। सीईओ गौरव द्विवेदी है। बात करें मिस्र देश की तो मिस्र उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और भूमध्य सागर, सूडान, लीबिया और इजराइल से घिरा हुआ है। अफ्रीका और एशियाई दोनों प्रायद्वीपों पर स्थित है। मिस्र के एशियाई भाग को सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है जो मिस्र से होकर ही गुजरती है। प्रसिद्ध संरचनाओं की बात करें तो गीजा का महान पिरामिड और स्फिंक्स यहीं पर स्थित है। यह एक बहुदलीय प्रणाली वाला राष्ट्रपति गणतंत्र है। राजधानी काहिरा है और यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। यह तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर कोई है तो वो पद्म पुरस्कार 2023 विजेताओं की सूची से है। मैं यहाँ पर पूरी सूची में एक एक व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करूंगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक व्यक्ति को अगर प्रदर्शित करता तो आपके करंट अफेयर का वीडियो बहुत ही लंबा बनता। तो यहाँ पर हम वन लाइनर के रूप में जानेंगे और आगे आने वाले समय में मैं एक वीडियो कर दूंगा जिसको आप देख लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा करी है जो कि हर वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर दिए जाते हैं। तो सरकार ने पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया है, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया है और पद्मश्री पुरस्कार 91 लोगों को दिया है। एक बार फिर से देखिए, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया है, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया है और पद्मश्री पुरस्कार 91 लोगों को दिया है। अब पद्म विभूषण जिनको दिया है उनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम जान लीजिए। जैसे दिलीप महालनबिस जो कि चिकित्सक थे, उनको दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिनका इसी साल निधन हुआ था 2022 के अंदर, उनको भी भारत के दूसरे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अभी अभी 2-3 दिन पहले ही जिनकी डेथ हुई थी, वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो उस वीडियो से आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अभी आप नंबर याद रखिए कि पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री पुरस्कार 91 लोगों को सम्मानित किया गया। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि राज्य दर्शन है। कल भी हम लोगों ने राज्य दर्शन किया था और उत्तर प्रदेश पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज उत्तर प्रदेश पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज खत्म कर देंगे। अगर नहीं खत्म हो पाएगा तो कल पार्ट 3 करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट जान लिए थे, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या 340 है। लोकसभा सदस्य की सीट 80 है। राज्यसभा सदस्यों की सीट 31 है। विधानसभा सदस्यों की सीट 403 प्लस 1 यानी 404 है। विधान परिषद की सीट 100 है यानी 99 प्लस 1। जनसंख्या देश में प्रथम है जनगणना 2011 के अनुसार। भारत में लगभग 20 उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के रूप में जानते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। साक्षरता लगभग 68% के आसपास है, 67.7%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 77.3%, स्त्रियों की साक्षरता है 57.2%। बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो यह गौतम बुद्ध नगर, जहां 80% से ज़्यादा साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है, जहां पर 46% के आसपास साक्षरता है। लिंगानुपात की बात करें तो 912 है प्रति 1000 पर। प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रीमती सरोजनी नायडू। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइए, सरोजनी नायडू ने किस एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और किस एक ईयर में। प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, जिसे 1866 में स्थापित किया गया था। भाषा है हिंदी और उर्दू, जो कि 1989 से स्वीकृत करी गई थी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि राज्य दर्शन में उत्तर प्रदेश का एक और पार्ट लेकर मैं कल आऊँगा, जिससे एक एक चीज को हम पढ़ ले, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमारी छूटी रह जाए। तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में आप जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर किया करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और इस ज़बरदस्त कंटेंट का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है गाइज, तो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।